आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस लॉन्ग क्लासेस आपकी है। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 शिक्षा की तथा अधिगम प्रक्रिया, जिसमें हम सेकंड अध्याय पढ़ रहे हैं बुद्धि के प्रति उपागम एक एक से बहुलिक तक। तो इसमें आज की क्लास में हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे और रिवीजन के तौर पर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो समस्या समाधान की संकल्पनाएं हो जाएगा और आपका हो जाएगा गहन चिंतन हो जाएगा, मेटा संज्ञान हो जाएगा, सृजनात्मकता हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि यदि क्वेश्चन या किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है इसको कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको देखना है समस्या समाधान की संकल्पनाएं, तो इसको पहले पढ़िए और ये सारे टॉपिक हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो समस्या समाधान की संकल्पनाएं, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्याओं का विश्लेषण करना, समाधान की खोज करना शामिल होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, समस्या आप जानते हैं कि क्या होता है, समाधान भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्याओं का विश्लेषण करना, समाधान की खोज करना शामिल होता है। समस्या समाधान का अंतिम लक्ष्य बाधाओं को नियंत्रित करना और उनका सबसे सटीक एवं प्रभावी समाधान खोजना होता है। जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीके का सीखना आता है, यानी कि कहने का मतलब है हो जाएगा जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीके का सीखना आता है। किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक प्रक्रिया है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि समस्या समाधान क्या होता है, ठीक है। तो समस्या समाधान यही हो गया कि जैसे किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक प्रक्रिया होती है समस्या समाधान, ठीक। समस्या आप जानते हैं जैसे कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, उसमें बाधाएं जो आती हैं तो वही समस्या होती है जो आपको आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे आपको कोई चीज़ आवश्यक है, ज़रूरत है आपकी, फिर उसको पाने में आपको जो समस्याएं आई वही चीज़ें समस्या होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, समस्या समाधान के अर्थ में निम्नलिखित परिभाषाओं द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये परिभाषाएँ आप पढ़िए तो पढ़ सकते हैं, व्याकरण के अनुसार दिया गया है। समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है जिससे वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। इसके बाद यहाँ पे देखना है, परिभाषाएं ज़्यादा आप मत देखिए और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। तो यहाँ पे और आप देख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए, समस्या से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से होता है जिसमें व्यक्ति कुछ चाहता है परंतु आसानी से प्राप्त नहीं होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बता ही दिया है। तो इसी आधार पर समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है बताया गया है, मैटलिन के अनुसार समस्या समाधान के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो 3 महत्वपूर्ण पहलू आप देख सकते हैं क्या होती है समस्या समाधान के। तो एक होता है मौलिक अवस्था हो गया, एक हो गया लक्ष्य अवस्था, एक हो गया नियम। तो मौलिक अवस्था क्या होता है, मौलिक अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो समस्या के सामने आने पर प्रारंभ में उत्पन्न होती है या समस्या का प्रारंभ होता है, ये मौलिक अवस्था हो जाती है। लक्ष्य अवस्था क्या होती है, लक्ष्य पर पहुँचने अर्थात समस्या समाधान होने के बाद उत्पन्न होती है, यानी कि समस्या लक्ष्य पर पहुँचने के बाद या आप लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद जो समस्या उत्पन्न होती है उसी को बोला गया है समस्या का समाधान प्राप्त होता जाता है। नियम क्या होता है, नियम से तात्पर्य उस कार्यविधि से होता है जिसे व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने में अपनाता है। यानी कि कहने का मतलब है जैसे कोई समस्या है और उसका जो है लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो समस्याएं आती हैं तो उसके जो बीच में जो अपनी समस्या का लक्ष्य प्राप्त करने में जो समस्या का सामना करा उसी को जो है बोला जाता है। फिर दोबारा से देख सकते हैं, नियम से तात्पर्य उस कार्यविधि से होता है जिसे व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से, यानी मौलिक अवस्था से जो शुरुआत से समस्या हो अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने में, जो लक्ष्य तक पहुंचने में जो समस्या आई उसको अपनाता है। इसके बाद देखना है समस्या समाधान। तो ये समस्या समाधान हो जाएगा, किसी समस्या का सामना करने के लिए उसे हल करने के लिए व्यवस्थित और तार्किक प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है इस समस्या समाधान के लिए। तो शैक्षणिक समस्या हो जाएगी, जैसे कह सकते हैं समस्याएं कौन कौन सी होती है। तो शैक्षणिक समस्या, व्यावसायिक समस्या, का शारीरिक समस्या, सामाजिक समस्या, मानसिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या। जैसे कि आप कहते हैं एजुकेशनल समस्या, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई समस्या हो, व्यावसायिक समस्या हो गई, शारीरिक समस्या होगी, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं समस्या समाधान मानसिक क्रियाओं पर बल देता है, प्रयोजन विधि क्रियात्मक कार्य करने पर बल देता है, शारीरिक कार्य। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समस्या समाधान का सोपान या चरण या घटक कह सकते हो। तो ये आपको याद करना है, दो याद करना है आपको, ठीक है। तो समस्या का चयन करना, समस्या समाधान के जो है क्या सोपान या चरण या घटक होते हैं, तो ये जो है आपको जो है सीक्वेंस में लगाने को आएगा। तो इस प्रकार से आता है समस्या का चयन करना, ठीक है। तो ये सबसे पहले आएगा। इसके बाद जो समस्या का प्रस्तुतिकरण, ये दूसरे नंबर पर आएगा। समस्या से जुड़ी परिकल्पनाओं का निर्माण, समस्या से समस्याओं संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना तथा आंकड़ों या तथ्यों को संग्रहण करना, विश्लेषण करना या जांच करना, मूल्यांकन करना या निष्कर्ष, कुछ भी लिखा हो सकता है, जांच करना लिखा हो सकता है, निष्कर्ष करना, मूल्यांकन करना, निष्कर्ष करना। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। समस्या समाधान की अवस्थाएं भी देख सकती हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब समस्या जटिल होती है तो व्यक्ति समाधान में अधिक समय लेता है, जिसमें अनेक संज्ञानात्मक क्रियाएं एक विशेष अनुक्रम में घटित होती हैं। समस्या समाधान में अनेक घटक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। तो इसमें आपको इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सोपान या चरण घटक याद कर लेना है समस्या समाधान की, और समस्या समाधान की अवस्थाएं याद कर लेना है, ठीक है। तैयारी करना, विकल्प उत्पादन क्रियाएं, निर्णय, उद्भेदन।
ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब आपको याद कर लेना है। समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारक या अवरोधक, जहाँ पे कारक लिखा हो तो आप समझ सकते हो कि अवरोधक होता है यानी जो बाधा आए आपके काम करने में, ठीक है, कोई चीज़, तो इस प्रकार से कार्यात्मक हो जाएगा, ठीक है। प्रभावित करने वाले तत्व, कार्यात्मक प्रशिक्षण, समस्या का स्वरूप, मानसिक प्रवृत्ति, दुश्चिंतता, अवधान विस्तार, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, प्रभावित करने वाले कारक हमने बताया है, ठीक है। समस्या समाधान कारक अवरोधक, ठीक है, तो ये जानकारी की कमी हो जाएगी, समझ की कमी, अव्यवस्थित होना, धैर्य की कमी, प्रतिक्रिया, ये सब आप याद करते चलिएगा। इसमें ये बताया जा रहा है जैसे कि समस्या समाधान अवरोधक यानी कि कोई समस्या है, ठीक है, जैसे कि कोई समस्या है तो इसका समाधान हमको करना है, तो जब तक कि हमारे पास जानकारी अधिक नहीं होगी तो हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बोला गया है जानकारी की कमी है, ठीक है, और समझ की कमी, अव्यवस्थित, ये समस्या है, ठीक है। यदि हमको जानकारी अधिक है तो हम समस्या कर पाएंगे, समझ अधिक है तो भी, तो इस प्रकार से, तो इसको आपको ऐसे कर देना है कि जानकारी की कमी और समझ की कमी, अव्यवस्थित, जिनके पास जानकारी होती हो और समस्या का समाधान कर लेते हैं, समझ जिनके पास होती है व्यक्ति के पास, वो समस्या का समाधान जल्दी कर पाता है, ठीक है। धैर्य की कमी, प्रतिक्रिया, सारी चीज़ें होनी चाहिए समस्या समाधान के लिए, और अवरोधक बनती हैं यही, ठीक है, समस्या की कमी, समझ। समस्या समाधान की विधियाँ या उपाय क्या होते हैं, ठीक है, तो आप उपाय क्या करें, जैसे कि हमने आपको बताया समस्या समाधान की जो है बाधाएं कौन सी होती हैं, ठीक है, यानी कि अवरोधक जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है, समस्या समाधान का हल करने के लिए, तो ये उपाय बताया गया है, ठीक है। समस्या समाधान की विधियाँ या उपाय आप कह सकते हो, तो ये आपकी हो जाएंगी विधियाँ, यादृच्छिक अन्वेषण विधि, स्वतः शोध अन्वेषण विधि, तो ये विधियाँ हो जाएंगी। इनके अंतर्गत भी जो यादृच्छिक अन्वेषण विधि, इसमें 2 प्रकार की विधि पाई जाती है, स्वतः शोध अन्वेषण विधि में 3 प्रकार की, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। यादृच्छिक अन्वेषण विधि के अंतर्गत आक्रमकबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण, इसमें क्रमबद्ध, ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है साधन साध्य, पश्चिगामी अन्वेषण, योजना विधि, तो स्वतः शोध अन्वेषण विधि ये हो जाएगी, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला आपका पॉइंट्स आता है गहन चिंतन, तो गहन चिंतन क्या होता है, तो गहन चिंतन पढ़ने के बाद ही बताएं आपको। चिंतन का मतलब है सोचना या विचार करना, ठीक है, चिंतन का मतलब आप समझ रहे हैं, गहन का मतलब बहुत गहराई से किसी वस्तु या घटना विचार के बारे में समझना, जानना, सोचना, ठीक है, चिंतन करना। क्रिटिकल थिंकिंग, यह एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है, यह आपके दिमाग की एक क्रिया है जिससे आप किसी भी समस्या को किस तरीके से विचार कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि गहन चिंतन होता है कि जैसे कि आप किसी भी समस्या को किस तरीके से विचार कर रहे हैं, यह प्रक्रिया आपकी समस्याओं को सुलझाने का तरीका है, यानी कि ये जो हो गया, ठीक है, तरीका है या प्रक्रिया। किसी बात को ध्यानपूर्वक सोचना होता है, यानी कि गहन चिंतन का मतलब आप समझ सकते हो कि किसी चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक सोचना, किसी बात पर विचार करना या ध्यान लगाना हो सकता है, ठीक है। और आलोचनात्मक या समालोचनात्मक, इस गहन चिंतन को जो है आप आलोचनात्मक भी कह सकते हो, समालोचनात्मक भी कह सकते हो, यदि कहीं पर ये वर्ड आ जाए तो यही बातें आपको याद रखना है, ठीक है, जो इस टॉपिक में बताया गया है गहन चिंतन में, समालोचनात्मक में। किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों या उपयोगिता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों या एवं उपयोगिता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है, ठीक है, इस प्रकार से याद करना है आपको। और थोड़ा आप देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तभी थोड़ा आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। गहन चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन एक ही चीज़ है, ठीक है, यही चीज़ें बताई गई हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो किसी जानकारी या समस्या को समझने और उससे निर्णय लेने का तरीका होता है, यानी कि गहन चिंतन का मतलब होता है जैसे किसी जानकारी या समस्या को समझने और उससे निर्णय लेने का तरीका होता है। आलोचनात्मक सोच एक तरह की सोच है जिसमें आप जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में सवाल करते हैं, विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और निर्णय लेते हैं, यही चीज़ें होती हैं गहन चिंतन। आलोचनात्मक शब्द ग्रीक शब्द क्रिटिकोस से आया है जिसका अर्थ है निर्णय लेना, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्रिटिकल जो लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि निर्णय लेना या समझने की क्षमता, यानी सक्षम, ठीक है, समझने में सक्षम व्यक्ति जो होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ये बुक से है आपका, तो यहाँ इसमें ये बताया जा रहा है कि गहन चिंतन का मतलब होता है जैसे आपको किसी ने कोई बात बता दी और आप सीधे सीधे उसको मान ले कि हाँ यही सही है, पर कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, कोई पर्सन होता है, वो उसको सोच करता है, उस जो है, जो कोई व्यक्ति कोई कहानी घटना सुनाता है या कोई चीज़ बोलता है तो उसको परख करता है, उसको अच्छी तरीके से सोचता है क्या सही है क्या गलत है, तो वही गहन चिंतन होता है, ठीक है। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है कि इन्होंने ये बता दिया तो यही सही है,
तो यहाँ पे यहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। गहन चिंतन मतलब वो हमने आपको दूसरे तरीके से बताया हुआ है नोट्स के तौर पर, ये आपका बुक से था। गहन चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना, तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले, यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया था, किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। हमारे समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे वे सही समझकर मान लेते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के व्यक्ति में चिंतन शक्ति कम होती है। दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें किसी घटना, वस्तु के विषय में कहने से पहले वे उसके गुण दोष परखते हैं, तभी उसे सही गलत मानते हैं। यानी कि जैसे कि हमने अभी बताया, कोई पर्सन होता है, इसको जो है समझ परख लेते हैं और गहन चिंतन करते हैं, इसके बाद जो है सही मानते हैं। इस प्रकार से कह सकते हो व्यक्ति में इस प्रकार के चिंतन गहन चिंतन कहलाता है। ये परिभाषाएं दी गई हुई हैं, ठीक है। और चिंतन जो होता है, ठीक है, थिंकिंग, तो ये मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है, ये सभी जीवों में पाई जाती है। इसे मनोवैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया है, जो हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ वही चीज़ इसमें भी है, ठीक है। इसमें थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा टफ नहीं है, थोड़ा आसान ही है, पर इसमें और इजी तरीके से बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चिंतन के प्रकार क्या होते हैं। तो आप चिंतन के प्रकार भी एक नज़र में आप देखिए क्या होते हैं, ठीक है। चिंतन को अनेक भागों में बांटा गया है। यहाँ से देख सकते हैं 2 भागों में विभाजित किया गया है। जिम्बार्डो तथा रूक ने चिंतन को, यहाँ से जिम्बार्डो तथा रूक 1977 में चिंतन को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। तो स्वलीय चिंतन होता है, यथार्थवादी चिंतन होता है। फिर यथार्थवादी जो चिंतन है उसको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी। आलोचनात्मक चिंतन आपको आ ही गया, हमने पढ़ाया, ठीक है। अभिसारी चिंतन आप जानते ही, ठीक है। और इसके बाद सृजनात्मक चिंतन भी आप अभी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और स्वलीय चिंतन क्या होता है, तो इसको आप एक नज़र में देख सकते हैं। स्वलीय चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, ठीक है। यानी कि विचारों को व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों, इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, जैसे स्वप्न हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्वलीय, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है यथार्थवादी चिंतन क्या होता है। तो यथार्थवादी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, ये भी आप समझते हैं। अभिसारी चिंतन भी आप समझते हैं, ठीक है। इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। व्यक्ति तथ्यों, इसको आप इसमें एक पढ़ करके ही हम आपको बता दें। चिंतन निगमनात्मक डिटेक्टिव, ठीक है, चिंतन कहते हैं। इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई सही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। यदि आपसे पूछा जाए 5 में 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, इसका उत्तर देने में ही निहित चिंतन अभिसारी चिंतन उदाहरण होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसमें बताया गया अभिसारी चिंतन हम आपको जो है ठीक अच्छे तरीके से बता रहे हैं। जैसे कि किसी समस्या का एक ही समाधान हो तो वही अभिसारी होता है, तो आपको चिंतन करना होता है कि ठीक है। तो मतलब आप चिंतन करके आप जो है क्वेश्चन का आंसर दें, वही अभिसारी चिंतन होता है। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 5 में 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। इसके बाद आप देखिएगा मेटा संज्ञान क्या होता है। तो मेटा संज्ञान भी आपको देखना है। मेटा का मतलब क्या होता है, स्थिति या दशा में परिवर्तन संबंधित है। मेटा का अर्थ मेटा कॉग्निशन, सोचने के बारे में सोचना। तो बस आपको इतना याद रखना है, मेटा संज्ञान होता है। संज्ञान मतलब मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, मानसिक से संबंधित। और मेटा स्थिति परिवर्तन, ठीक है, दशा में परिवर्तन संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है सोचने के बारे में सोचना। जैसे कि जैसे आपने पढ़ा, आपने याद करा, फिर उसी को दोबारा से आप सोच रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, या आप उसको दोबारा से सोच रहे हैं कि कैसे हमको दोबारा से रिवीजन हो जाए, याद हो जाए, अपने मन में ही सोच रहे हैं। वही चीज़ें होती हैं सोचने के बारे में सोचना। मेटा संज्ञान या अधिसंज्ञान या बहुसंज्ञान या परासंज्ञान, तो इसके नियम हैं ये सारे, ठीक है। मेटा संज्ञान भी लिखा आ सकता है, अधिसंज्ञान भी लिखा आ सकता है, बहुसंज्ञान और परासंज्ञान कुछ भी लिखा हो सकता है। आंसर आपका एक ही होगा। संज्ञान शब्द का मतलब है किसी घटना या व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करना। तो आप समझ पा रहे हैं, किसी घटना या व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करना, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञान शब्द की परिभाषा विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान और समझ प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ये जो संज्ञान आपका है, तो अनुभव के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान और समझ प्राप्त करते हैं। ज्ञान क्या होता है देख लीजिए, अनुभव, ज्ञान और अच्छे निर्णय का गुण होता है। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, अपने आप से पढ़ लीजिएगा। मेटा संज्ञान यहाँ से आप देख सकते हैं अर्थ के रूप में, ठीक है। सोचने के बारे में सोचना, ये हो जाएगा। या आप कह सकते अपनी सोच की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता और नियंत्रण, ठीक है। यह सीखने और समस्या समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन मेटा संज्ञान जो होता है, सीखने, आप कोई भी चीज़ें सीखने को हम अधिगम भी कहते हैं, ठीक है। तो सीखना और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेटा संज्ञान। इसका मतलब होता है मतलब सोचने के बारे में जो है और सोचना, ठीक है। या कह सकते हो सोचने के बारे में सोचना, ये हो गया। जानने के बारे में आप और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आप इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लीजिएगा इसमें। मेटा स्मृति क्या होता है, तो इसको भी एक नज़र में आपको देखना है।
इसमें क्या होगा, मेटा स्मृति से तात्पर्य है स्मृति के बारे में ज्ञान से होता है, यानी कि स्मृति मेमोरी आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। मेटा स्मृति में छात्र यह समझते हैं कि उनकी स्मृति किस तरह से कार्य करती है, साथ ही वे स्मृति के अन्य पहलुओं का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। मेटा स्मृति के विभिन्न पहलू क्या होते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। पहलुओं पर अधिक बल दिया गया है, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। ज्ञान, अपनी सोच प्रक्रिया के बारे में ज्ञान, ठीक है। मॉनिटरिंग, अधिगम तथा पुनः प्राप्ति के वर्तमान नियंत्रण। मॉनिटरिंग का मतलब हो गया अधिगम तथा पुनः प्राप्ति के वर्तमान पहलू जारी कर, ठीक है। वर्तमान पहलू से हो गया, या फिर कह सकते हो जारी प्रगति के मूल्यांकन, ठीक है। नियंत्रण अपनी सोच प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता से होता है। तो इतना आपका हो गया। फिर आप एक नज़र में सृजनात्मक भी आप पढ़िएगा, इसको भी पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मक क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंतर्गत हम बताएंगे, ठीक है। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो मनुष्य में नित्य नया करने की इच्छा होती है, ठीक है। मनुष्य में नित्य मतलब दिन प्रतिदिन, ठीक है। मतलब नित्य मतलब नया, नित्य मतलब जैसे कह सकते हो रोज़ रोज़, ठीक है। मनुष्य में नित्य यानी कि जल्दी जल्दी नया करने की इच्छा होती है। जो व्यक्ति नवीन कार्यों को अंजाम देते हैं उनमें सृजनात्मकता की अपार संभावनाएं होती हैं। और सृजनात्मकता या रचनात्मकता भी लिखा हो सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो अर्थ क्या होगा, किसी भी क्षेत्र में जैसे कला, साहित्य, विज्ञान में कुछ नया या मौलिक बनाने, सोचने या करने की क्षमता। तो सृजनात्मकता मतलब होता है कुछ नया खोजना, नया आविष्कार करना, समझ सकते हो, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पे बताया कोई पर्सन है, व्यक्ति है, तो किसी भी क्षेत्र में जैसे कला, साहित्य, विज्ञान में कुछ नया या मौलिक बनाने, सोचने या करने की क्षमता। सोच भी सकते हैं कुछ नया, ठीक है। कोई कार्य भी आप नया कर सकते हैं, कला या साहित्य या विज्ञान कुछ भी आप नया कर सकते हैं। या फिर किसी समस्या का समाधान नए तरीके से खोजने की प्रक्रिया होती है। कोई समस्या भी होती है तो उसका आप समस्या का जो है समाधान नए तरीके से खोजते हैं, तो वो भी आपका सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि ये मानसिक प्रक्रिया है सृजनात्मकता, ठीक है, जो नए विचारों, समाधानों या उत्पाद को जन्म देती है। ये स्किनर के अनुसार। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आप और क्या देखेंगे, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, कुछ शब्द हम आपको बता दे रहे हैं। नयापन लिखा हुआ है, तो सृजनात्मकता का अर्थ कुछ ऐसा करना या सोचना जो पहले से ना हो, यानी कि इसमें नयापन होता है कि नई चीज़ों को खोज करना, नई चीज़ों का, पहले से मौजूद चीज़ों को अलग या बेहतर तरीके से सोचना। इसके बाद मौलिकता क्या होता है, मौलिकता होती है यानी विचार या कार्य पहले से मौजूद नहीं होते। यानी सृजनात्मकता में मौलिकता होती है, यानी विचार या कार्य पहले से मौजूद नहीं होते, या किसी चीज़ को पहले से मौजूद तरीक़ों से अलग या अनोखे तरीके से करने की क्षमता। मौलिक मतलब बेसिक चीज़ें, जैसे कि हो गया कोई चीज़ का निर्माण नहीं हुआ है और आप उसका निर्माण करें हैं नए सिरे से, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। इसको दोबारा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। समस्या समाधान, सृजनात्मकता जो होता है समस्याओं के नए और प्रभावी समाधान खोजने की क्षमता है। नए समस्याओं के नए और प्रभावी समाधान खोजने में मदद करता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सोपान है और क्या देख लेते हैं एक नज़र। बस आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सोपान देख लीजिए, यहाँ से ये सोपान एक नज़र में देख सकते हैं। सृजनात्मकता प्रक्रिया के सोपान। तो सोपान क्या है, तो इसमें देखिएगा समस्या का प्रतिक्षण, समस्या को परिवर्तित करना, निर्णय को निलंबित करना, उद्भावन प्रभाव हो जाएगा, किसी के एक विचार में बंध जाना, परिणाम का अनुमान, उत्तम निष्कर्ष का चयन करना, निर्णय के सुसाध्य करने की इच्छा, अनिश्चितता को स्वीकार करना। ये आपके हो जाएंगे। और थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। और अच्छे से अपना पढ़ाई करें, रिवीजन करें। टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था, सुबह के टाइम में आप फर्स्ट पेपर पढ़ सकते हैं और दोपहर के बाद से आप जो है रात तक या शाम तक जो है आप सेकंड पेपर पढ़ सकते हैं, जो हमने आपको 6 घंटे का टाइम बताया हुआ है, ठीक है। इसको हमने 3 घंटे बताया था, ठीक है। और जो है टाइम आप इसमें ऐड कर सकते हो 2 घंटे PYQ के लिए, और इसमें भी जो है इसमें इतना ही टाइम रख सकते हो, इसमें 3 घंटे और ऐड कर सकते हो या 2 घंटे। आप अपने हिसाब से 2 घंटे ऐड करें या 3 घंटे, जितना आपके पास टाइम हो। इसमें भी 1 घंटा आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। PYQ रिवीजन कर सकते हो अदर मतलब टाइम दे करके, ठीक है। थ्योरी आप 3 घंटे पढ़ सकते हो, इसमें 6 घंटे आप थ्योरी पढ़ सकते हो, 2 घंटे आप PYQ करिए या 3 घंटे PYQ करिए, ठीक है। 200 PYQ कर सकते हो सेकंड पेपर में। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।